नमस्कार स्टूडेंट्स। अपना एंशंट भारत जो हमने चला रखा है हिस्ट्री टॉपिक, जिसके अंदर हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको राष्ट्रकूट वंश के बारे में बताया। हमने जो वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से हमारा जो एक प्रमुख राजवंश और बनता है जो दक्षिण भारत का है, पल्लव वंश के बारे में। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। पहले तो आप मैप देख लीजिए। मैप में आप पिक्चर क्लियर करिए अपनी कि लोकेशन जानना है। जब भी कोई राजवंश आप शुरू करते पढ़ने के लिए, जो पहली बार पढ़ रहे हो, सबसे पहले वो देखो कि वो इंडिया में, भारत में उसकी लोकेशन कहाँ पे थी, राजधानी क्या थी, स्थापना किसने की, कितने प्रमुख राजे हुए हैं इसके अंदर, उन्होंने प्रमुख काम क्या क्या किए हैं, फिर उनके द्वारा जो स्थापत्य कला है, जो उनकी सामाजिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में जानो, उनकी आर्थिक व्यवस्था उसके बारे में जानना चाहिए हमें। शुरू करते हैं। और टाइम पीरियड अपना 625 AD के करीब था और ये लोकेशन है पल्लव राजवंश की। किसकी? पल्लव राजवंश की। ठीक है जी। और इसके कंटेम्प्रेरी आपको यहाँ पे चालुक्य देखने को मिलेंगे। क्या है? चालुक्य है यहाँ पर। ठीक है जी। और उत्तर भारत में तो आप छोड़ ही दो, ये हर्षवर्धन का जो अंपायर था वो चल रहा था। तो ये हमें जानना जरूरी है। इस तरह से हमने ये लोकेशन जान ली। और इसकी राजधानी आपकी जो कांची है उसके बारे में मैं आगे बढ़ाती हूँ आपको। देखो जरा, सबसे पहले हम जानते हैं पल्लव राजवंश ये कहाँ से आए। पहले तो ये किसके बाद, ये भी तो जानना जरूरी है, इससे पहले कौन थे और इसके ये किसके बाद आते हैं। कहते इवाकुओं को अपस्त करके उनके स्थान पर पल्लव आए। यहाँ पर पहले कौन थे? इवाकू थे। इवाकू एक वंश है, वो भी आए थे। उनके बाद ये पल्लव राजवंश आता है। पल्लव शब्द का अर्थ क्या है? लता। लता का वाचक है ये, लता। पल्लव मतलब लता, जैसे पेड़ की लता होती है। पल्लवों का अधिकार क्षेत्र दक्षिणी आंध्रा, जो आज का आंध्र प्रदेश है उसका दक्षिणी, यानी कि आंध्र प्रदेश का दक्षिणी और तमिलनाडु का उत्तरी, ये इलाका क्या था? इनका अधिकार क्षेत्र था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची, जो आधुनिक क्या है? कांचीपुरम है। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? कांची। ये रहा, स्टार बनाया हुआ है। ठीक है जी। ये है इसकी राजधानी। तो आपने लोकेशन जान ली, राजधानी जान ली। किसके बाद आए? ये इवाकुओं के बाद आए। और इनका एरिया क्या था ये आपको समझ में आ चुका है। आगे देखते हैं। हाँ जी, इनका जो संस्थापक था, संस्थापक कौन? सी विष्णु। संस्थापक कौन? सी विष्णु। आपको राजवंशों में ना मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि संस्थापक कौन सा था, अंतिम शासक कौन सा था, और इस राजा ने, इस वंश का ये राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा, मतलब इस तरह के उपाधि कौन सी धारण की, ऐसे जो आते हैं। या उसके टाइम पे दरबारी कौन था, दरबारी कवि या कोई भी था, या फिर इसके टाइम पे कोई यात्री कौन सा आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सी विष्णु इसका संस्थापक मान लिया हमने, है भी यहाँ पर। और इसका टाइम पीरियड कितना था? 575 से लेके 600 AD तक, ईस्वी तक। उसके बाद इसके मतलब महेंद्र वर्मन प्रथम बनता है 600 से लेके 630 तक। नरसिंह वर्मन प्रथम हुए, बहुत हैं, बहुत हुए, हमें वो नहीं जानना, इतने नहीं जानने, हमें प्रमुख याद करें जिन्होंने कुछ महान काम किए। महेंद्र वर्मन सेकंड हुए हैं, फिर आपके परमेश्वर वर्मन प्रथम हुए हैं, और नरसिंह वर्मन, ठीक है जी, नरसिंह वर्मन सेकंड हुए हैं, फिर आपके परमेश्वर वर्मन सेकंड हुए। वर्मन आप इनके नाम के पीछे देख पा रहे होंगे, आप इस चीज को याद कर सकते हैं इस तरह से। और फिर नंदी वर्मन हुए, दंती वर्मन हुए, नंदी वर्मन तृतीय हुए, फिर आपका नृपता वर्मन हुए, और अंतिम इसके अपराजित को माना जाता है। भी अपराजित क्या है? इसके अंतिम शासक थे। ये भी मैं आगे कराऊंगा। अब इतने राजवंश सारे नहीं पढ़ने हमें इनमें से जो मेन है हमारे एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। देखिए, आप बोलोगे मैम आप ऐसे कैसे कह सकते हो? देखिए, जो लास्ट एग्जाम जितने भी आते हैं हम उसको क्या एनालाइज तो करते हैं ना, भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब आप किसी एग्जाम को देखते हो, क्वेश्चन पेपर को देखते हो, तो एक माइंड सेटअप हो जाता है कि हाँ यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं।
जितने भी इससे पहले क्वेश्चन आए उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि उनको पढ़ाना है मैंने, और बाकी से क्वेश्चन नहीं आए तो क्यों टाइम खपत करना, और आपकी भी एनर्जी, और ये वैसे भी कितना वास्ट है हिस्ट्री वाला सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। संस्थापक जान लिया जी। यहाँ पे देखते हैं इनकी पॉलिटिकल स्थिति। कहते हैं दक्षिण भारत में सातवाहनों, पहले थोड़ा डिटेल में चलते हैं। दक्षिण भारत की सातवाहनों की स्थिति के शक्ति के पतन के साथ ही पल्लव वंश की शक्ति का क्या है, उदय हुआ। सातवाहन के वंश के ही कंटेम्परेरी इवाको हुआ करते थे। इवाकों के स्थान पर ये पल्लव वंश का ये होता है। पल्लव वंश के प्रथम शासक श्री विष्णु का शासन कब से कब तक, 575 से लेके 600 ईस्वी तक के मध्य स्थापित हुआ। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने हेतु चोल, कलभ्र, पांड्य, सिंहल आदि राजाओं को क्या किया, हराया था। इसके अलावा श्री विष्णु ने कला व साहित्य को प्रोत्साहन दिया। लगभग राजा ये सारे काम करता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट याद करने वाली है। एक तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया, एक ये याद रखना है। आगे है, इसके शासन काल में मामलपुरम में वराह मंदिर का निर्माण कराया गया, जहां श्री विष्णु की एक मूर्ति अंकित है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है, 20 के शासन काल में मामलपुरम में वराह मंदिर विष्णु भगवान से संबंधित मंदिर बनाया गया था, जहाँ पे इसकी खुद की मूर्ति भी है। कहते इसकी राजसभा में संस्कृत के महाकवि कौन, भारवी को संरक्षण प्राप्त था, जिन्होंने कीर्ताजुर्नियम महाकाव्य की रचना की थी। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो 4 क्वेश्चन हमने यहाँ से याद कर लिए। श्री विष्णु कौन से धर्म को मानता था, वैष्णव मत को। शैव मत और वैष्णव मत इनके धर्म के थे, मतलब पल्लवों के धर्म थे। शैव को भी मानते थे ये और विष्णु को भी, लेकिन जो ये अपना श्री विष्णु है ये किसको मानता था, वैष्णव मत का अनुयायी था, भगवान विष्णु को मानता था, जिसने कला को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। इसके समय में मालमपुरम के आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये भी स्टार लगा लो। 5वीं बात हमें ये याद रखनी है कि इसके समय पे आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में श्री विष्णु व उसकी 2 रानियों की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है जी। तो आपको ये 5 पॉइंट श्री विष्णु के याद करने हैं। पहला क्या था, वो संस्थापक था। ठीक है जी। दूसरी क्या बात याद रखनी है, इसने वराह मंदिर बनाया कहाँ पे, मामल्लपुरम में। ठीक है जी, जहाँ पे इसकी अपनी खुद की मूर्ति भी है। इसके दरबार में कौन था, भारवी था। उसने किसकी रचना की थी, कीर्तजुर्नियम। इसने उपाधि कौन सी धारण की थी, बताओ जल्दी जल्दी, अवनी सिंह की। किसने, अवनी सिंह की। और क्या किसको मानता था, ये वैष्णव मत का अनुयायी था। ठीक है जी। इसने कौन सा गुहा मंदिर बनाया, आदि वराह। वराह मतलब सुअर का जो रूप है ना, उसको भगवान विष्णु का रूप माना गया है। तो वराह से समझ जाना सुअर, और सुअर मतलब भगवान विष्णु का प्रतीक, उनको आधार मतलब धर्म से संबंधित है, विष्णु जी से संबंधित है ये। ठीक है जी। उनका अवतार मानते हैं, उसका रूप मानते हैं। ठीक है जी। आप ये चीज़ को ध्यान में रखोगे तो आपके ये 5 क्वेश्चन यहाँ से आप श्री विष्णु से संबंधित आपको याद हो चुके हैं। आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम। अब एक बात बताओ, किसी के नाम के पीछे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि उस राजवंश में उस नाम के और भी शासक हो चुके हैं। फिर हमें कैसा पता लगेगा भी कौन सा राजा ने क्या काम किया था। तो हम अपनी सुविधा के लिए उनके नाम के पीछे क्या लगाते हैं, प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके। देखते हैं श्री विष्णु के उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन, इनके नाम के पीछे आपको वर्मन देखने को मिल रहा है। प्रथम ने 600 से लेके 630 ईस्वी के मध्य अपनी सत्ता को स्थापित किया था, और श्री विष्णु ने 575 से 600, और उसके बेटे महेंद्र ने 600 से 630। इसके शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया। आपको मैं जब मैप कर दिखाया था उसमें बताया था यहाँ पल्लव है और यहाँ कौन है, चालुक्य, वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य का वीसी का एक शासक था पुलकेशिन सेकंड, उसने क्या किया, यहाँ पे आक्रमण किया। तब पल्लव का नरेश कौन था, शासक कौन था, महेंद्र वर्मन।
प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम था। अब पुलकेशिन सेकंड ने जब यहाँ पे आक्रमण किया, इसकी राजधानी कांची को जीत लिया और उपाधि कौन सी धारण की? कांची कोंड। कौन सी? कोंड। कोंड का मतलब होता है विजेता, कांची को विजेता, विजय करने वाला। ठीक है जी, इस को याद रखना। अब सुनो, ये पुलकेशिन सेकंड वही है जिसने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। ठीक है जी, और नर्मदा को क्या बना लिया था? अपना बाउंड्री बना लिया था कि उत्तर भारत में तू, नीचे मैं, नीचे नहीं आना। ठीक है जी, फिर क्या होता है आगे? आगे पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा, बताती हूँ यहाँ पे। तो आपको याद रहेगा महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन काल में जो पल्लवों का शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम, इसके शासन काल में चालुक्य, वातापी के चालुक्य पुलकेशिन सेकंड ने यहाँ पे आक्रमण किया। ठीक है जी, और कांची को जीतकर कौन सी उपाधि धारण की? कांची कोंड की थी। इस युद्ध में महेंद्र वर्मन अपनी राजधानी कांची को बचाने में तो सफल रहा, लेकिन पल्लव राज्य के उत्तरी भाग पर पुलकेशिन सेकंड का अधिकार हो गया। पुलकेशिन ने कांची कोंड की उपाधि धारण की, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई अभी। इसके समय में पल्लव, चालुक्य और पल्लव पांडवों के मध्य युद्धों की शुरुआत हो गई थी। अब पांड्य, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पांड्य थे, यहाँ पांड्या, पांड्या ड या लिखा क्यों नहीं जा रहा? पांड्या। और यहाँ पे आपके पल्लव और यहाँ पे आपके चालुक्य। यहाँ से भी संघर्ष हो रहा है, यहाँ से भी इसका संघर्ष हो रहा है। इसके टाइम पे ये कहानी शुरुआत ऐसे हो चुकी थी। आगे देखिए, इसके समय में पल्लव, चालुक्य और पल्लव पांड्यों के मध्य युद्धों की शुरुआत हो चुकी थी, जो 150 वर्षों तक चलती रही। आगे है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास, विचित्र चित्र, गुण भर आदि उपाधियों का धारण किया था। ये इसकी उपाधियां थी। और श्री विष्णु ने कौन सी? अवनी सिंह की। आगे है, इसने शैव संत अप्पयर से प्रभावित होकर जैन धर्म का परित्याग कर दिया। तो आप इस कह सकते हो कि जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, इसने कौन सा मत अपनाया हुआ था? जैन मत अपनाया हुआ था। लेकिन शैव संत कौन था? एक जो भगवान शिव को माने, अप्पर के प्रभाव में आकर जैन धर्म का परित्याग कर दिया और शैव धर्म को ग्रहण कर लिया था। इसके द्वारा मत विलास, प्रहसन और भगवद जुक्यम नामक प्रसिद्ध कृतियों की क्या किया गया? रचना किया। श्री विष्णु ने मंदिर बनाए, गुहा मंदिर बनाए। इसने रचना की कौन सी? मत विलास प्रहसन, एक हास्य वाला ग्रंथ है ये। महेंद्र वर्मन प्रथम ने स्वयं मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में कापालिकों और बौद्ध भिक्षुओं की हंसी उड़ाई गई है। ठीक है जी, महेंद्र वर्मन की राज्य में भारवी को आश्रय प्राप्त था, जिन्होंने कीर्ताजुनियम की क्या की थी? रचना की थी। वही जो कवि है चला आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी बड़ा मजा आता है इसकी कहानी में। 630 से लेकर 668 668 में तक इसका शासनकाल था। महेंद्र वर्मन प्रथम के पश्चात उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम कांची की राजगद्दी पर बैठता है। इसका शासनकाल 630 से 668 रहता है के मध्य पल्लव राजवंश पर नरसिंह वर्मन प्रथम सत्ता की स्थापित हुई। मतलब कि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, प्रथम सत्ता स्थापित हुई। अपने शासनकाल में नरसिंह वर्मन ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में परास्त किया और चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया था। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, मैप में देखो जना, यहां देखो, ये कहां पे है? ये अपना है क्या? पल्लव। यहां पे कौन बैठे हैं? पल्लव। और यहां पे कौन है? चालुक्य। ये हैं आपके चालुक्य। चालुक्य, चालुक्यों का एक शासक था पुलकेशिन सेकंड, पी सेकंड लिख देते, पुलकेशिन सेकंड। इसने जब यहाँ पे आक्रमण किया था महेंद्र वर्मन, इसके पिताजी के समय पे, महेंद्र वर्मन के
प्रथम के टाइम पे क्या किया, आक्रमण किया और क्या इसकी राजधानी कांची को जीतकर कांची कोंड की उपाधि धारण की। लेकिन जैसे ही महेंद्र वर्मन का बेटा कौन, नरसिंह वर्मन शासक बनता है, तो अपने पिताजी का बदला लेने के लिए इसने पुलकेशिन को यहाँ पे गया, इसको मार दिया। और ऐसे अदले का बदला कैसे लिया, इसने कौन सी उपाधि धारण की, वातापी कोंड। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी ना, वातापी कोंड की इसने क्या करी, उपाधि धारण की, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड ने इसके पिताजी के समय कांची को जीतकर क्या कौन सी उपाधि धारण की थी, कांची कोंड की। अब इसने क्या किया, अपने पिताजी का बदला लिया और क्या अपनी उपाधि कौन सी ली, वातापी कोंड, पुलकेशिन सेकंड को मारकर। तो ये कहानी में ट्विस्ट आप याद रखना, बड़ा अच्छा है ये। और ऐसे ही अपने बाबूजी का बदला लेना इसको अच्छा लगा और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। अपने शासन काल में नरसिंह वर्मन ने चालुक्य शासन पुलकेशिन सेकंड को युद्ध में परास्त किया तथा चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन की विजय का उल्लेख बादामी में मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे एक पाषाण पर अंकित है। ये जो विजय हुई, वातापी की जो विजय हुई किसकी, नरसिंह वर्मन की, इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ भाई, बादामी जो बीजापुर कर्नाटक का है, वहां पे एक मंदिर है मल्लिकार्जुन मंदिर, उसके पीछे एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है ये बात। इसने परियल, मणिमंगलम और शूरमान के युद्धों में पुलकेशिन सेकंड को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इस विजय के पश्चात नरसिंह ने वातापी कोंड और महामल, ये ना मल्ल कहते हैं ना, जैसे जो कहते हैं मल्ल, ये कुश्ती वगैरह जो करते हैं, मल्ल युद्ध, मल्लवे बड़ा कहते हैं वो था, उसको आती थी अच्छे से, मतलब कि पूरा ज्ञाता था इसका, ज्ञानी था इसका, मल्ल में बड़ा ही क्या था, प्रसिद्ध था ये। इसे महामल की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन महान विजेता होने के साथ साथ कला व संस्कृति का भी क्या था, महान संरक्षक था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में ही पढ़ना हमने, नरसिंह वर्मन के बारे में। कहते हैं इसने मामलपुरम या महाबलीपुरम नामक एक नए नगर की स्थापना की। जो महाबलीपुरम आप पढ़ते हो ना, इसको मामलपुरम भी बोलते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी, बताइए किसने की थी, नरसिंह वर्मन ने। जहां एकाश्मक रथ मंदिरों का निर्माण करा। रथ, एकाश्मक का मतलब होता है एक पत्थर को तराश कर, एक ही पत्थर को टुकड़े जोड़कर नहीं, एक पत्थर को, पहाड़ को, शिला को काट कर उसी का मंदिर, उसमें मंदिर का निर्माण किया, एकाश्मस। ठीक है जी। इन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली की मामल शैली में किया गया था। मैंने आपको बताया था ना कि दक्षिण भारत में जितने भी मंदिरों का निर्माण है वो क्या है, द्रविड़ शैली है। और ऊपर जो है उत्तर भारत के नागर शैली हैं, और जो इनका दोनों का मिला जुला रूप है वो है वैसर शैली। कौन सी शैली, वैसर शैली। ये भी चैप्टर आपको डिटेल में मिलेगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कहते हैं 700 से लेके 728 ईस्वी के मध्य पल्लव राजवंश पे नरसिंह सेकंड का शासन स्थापित हुआ। नरसिंह वर्मन का फर्स्ट का खत्म हो गया, अब नरसिंह वर्मन सेकंड का आ गया। ठीक है जी, इसके बारे में सुन लेते हैं। कहते हैं इसने राज सिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय उपाधियों का उपाधि धारण की थी। ठीक है जी, और उसने कौन सी की थी, महामंगलम, महामल। आगे है कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महाबली का शोर मंदिर निर्मित करवाया। अब सुनो, जो कैलाशनाथ मंदिर दो हो गया हमारे लिए। हमने एक राजपूतों के टाइम पे जो महाराष्ट्र वाले, अलोरा वाले पढ़े वो, और एक दक्षिण भारत में है कैलाशनाथ मंदिर। यहाँ पे आपका कृष्ण प्रथम ने, राजपूतों के कृष्ण प्रथम ने मंदिरों का, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। जो नीचे कैलाशनाथ मंदिर है वो पल्लवों के कौन, नरसिंह सेकंड ने करवाया। ठीक है जी, और यहाँ का जो शोर मंदिर है, महाबलीपुरम का शोर मंदिर है, उसका निर्माण भी नरसिंह सेकंड ने करवाया था। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। कैलाशनाथ के नाम से ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी, है ना, ऊपर वाला था एक नीचे वाला था। जो ऊपर वाला इसमें महाराष्ट्र वाला है, अलोरा वाला, वो किसने, राजपूतों ने करवाया था। इस चीज को आपने ध्यान रखना। कृष्ण प्रथम था उसको बनवाने वाला, और यहाँ पे पल्लवों ने जो नीचे बनवाया है महाबलीपुरम में, इसका नरसिंह सेकंड है, ये याद रखना। कहते संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडिन को इसकी राजसभा में संरक्षण प्राप्त था।
ठीक है जी। दंडी जिसने कौन सी पुस्तक लिखी? दश कुमार चरित पुस्तक लिखी है। ये इसका दरबार में कवि था। और इससे पहले जो महेंद्र वर्मन के टाइम पे कौन था? भारवी, जिसने कीर्ता जूर्नियम पुस्तक लिखी थी। आपने इस चीज का ध्यान में रखना है। दस कुमार चरित इसकी पुस्तक है। काव्य दर्श इसकी पुस्तक है। इसकी रचना की नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में 641 में चीनी यात्री ह्यूंग सांग कांची आया था। ठीक है जी। अब आपने याद रखना है कि जो ह्यूंग सांग था ना, हर्षवर्धन के उसमें आया था, ये भी याद रखना है। अगर दक्षिण भारत की बात करें, राजपूतों के टाइम पे भी वो आया था वहाँ पे, और यहाँ पे पुलकेशन के सेकंड के टाइम पे भी आ चुका है वो, और यहाँ पे भी आया था। ठीक है जी। यात्री था, घूमता फिरता था। अगला इसने चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में विहार निर्मित करवाया, साथ ही अपना एक दूत मंडल चीन भी भेजा था। ठीक है जी। नागपट्टनम में, नागपट्टनम मतलब पट्टनम होता है किनारे, समुद्र के किनारे, इसने विहार बनाए। किसके लिए? बौद्ध यात्रियों के लिए। मतलब इसका क्या हुआ भी, दूसरे धर्मों को भी ये क्या करते थे? मान्यता देते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, सहसुनी थे, सहसुनी। आगे देखते हैं। अब ये नरसिंह वर्मन सेकंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहते यह परमेश्वर वर्मन का पुत्र था, उत्तराधिकारी था, उसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा। कला व साहित्य के क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण काम किया। नरसिंह वर्मन सेकंड ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जो मैंने अभी आपको बताया, राजदेवश्री मंदिर, राजवेश्वर मंदिर एवं ऐरावतेश्वर विशाल मंदिर तथा मामल्लपुरम के अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने राज सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, इसी के बारे में था। इससे पहले की स्लाइड भी इसी के बारे में थी, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आगे है नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में। सुनो इसके बारे में क्या है। नंदी वर्मन, यहाँ पे नंदी वर्मन, सॉरी ये है नंदी वर्मन। नंदी वर्मन जो द्वितीय का शासन कब से कब तक? 730 से लेके 800 तक, लगभग 70 साल तक ये रहा, स्थापित रहा। इस दौरान पल्लव राजपूत संघर्ष हुआ। अब समझो ध्यान से, वातापी के चालुक्य पिक्चर से जा चुके हैं, सुनो ध्यान से। मैंने पहले क्या बताया कि पल्लव यहाँ थे, यहाँ पे क्या थे? वातापी के चालुक्य थे। लेकिन वातापी के चालुक्य का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड था। कीर्तिवर्मन सेकंड, राजपूतों की बात कर रही हूँ, चालुक्यों की, सॉरी, चालुक्यों का शासक, अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड था। उसका एक सामंत था कौन? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने अपने शासक कीर्तिवर्मन सेकंड, जो वातापी के चालुक्य का शासक था, उसकी हत्या कर दी और अपना वंश चला दिया। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की मतलब वो क्या थी? राजधानी मान्यखेत थी। ठीक है जी। इसने क्या, वातापी को राजधानी नहीं बनाया और मान्यखेत को बनाया। अब यहाँ पे पल्लव वैसे के वैसे ही हैं, सुनो ध्यान से। इस दौरान पल्लव राजपूत संघर्ष हुआ। अब इनका संघर्ष इसके साथ होना शुरू हो गया। इससे पहले वातापी के चालुक्यों से था, जिसमें अंत दोनों के मध्य संधि हो गई। बाद में इनमें संधि हो जाती है। इस संधि के परिणाम स्वरूप राजकूट नरेश दंतीदुर्ग ने अपनी पुत्री का विवाह नंदीवर्मन के साथ कर दिया। याद रखोगे इस बात को। इसके अतिरिक्त नंदीवर्मन ने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठपुरल मंदिर का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध अलवार संत तिरुमंगई इसके समकालीन थे। ये क्वेश्चन आते हैं भाई ऐसे, जो ये प्रसिद्ध अलवार संत थे दक्षिण भारत के किस राजवंश के समकालीन थे? तो आप बता सकते हो तिरुमई, और ऊपर क्या बता दोगे? राजपूतों के भी तो हो ही गया ना फिर तो। कांची के पल्लव राजवंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? अपराजित। ठीक है जी। प्रथम शासक कौन था जिसने स्थापना की? सिंह विष्णु ने। अंतिम कौन था? अपराजित था। महान शासक में महेंद्र वर्मन आप पढ़ लोगे, और आपका नरसिंह प्रथम, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलकेशन सेकंड की हत्या करने वाला। ठीक है जी। और नंदीवर्मन को इसलिए पढ़ना है क्योंकि चालुक्य राष्ट्रकूट की दंतीदुर्ग की बेटी से इसकी शादी होती है, और मंदिर निर्माणों के लिए, और इनके दरबारी भारवी हो गया, आपका दंडीन हो गया, इन बातों को याद रखना आपने। आगे बढ़ते हैं। पल्लव और चालुक्य संघर्ष के बारे में पढ़ लेते हैं।
पल्लव और चालुक्य। पल्लव चालुक्य संघर्ष के क्रम में पहली महत्वपूर्ण घटना चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड, जो मैंने कहानी आपको बताई, शासनकाल में घटित हुई। उसके विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। इसकी ऐहोल अभिलेख किसकी रचना किसने की थी, लिखा किसने था, सॉरी, कौन, रविकीर्ति द्वारा। प्रस्ती है ये। प्रस्ती का मतलब होता है किसी राजा की प्रशंसा में। यह प्रस्ती उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कदम्बों की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया था। किसने? पुलकेशिन सेकंड ने। उसने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष की सेना को पराजित करके दक्कन भारत की ओर आने से रोक दिया था। बता ही दिया। ये बात भी कहाँ लिखी है? ऐहोल अभिलेख से। पुलकेशिन सेकंड ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी को दोआब पल्लवों से छीनकर वेंगी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आप पढ़ते ना, जो चालुक्य थे वो 3 जगह इनकी लोकेशन थी। वातापी के चालुक्य, फिर वातापी के चालुक्य को राजपूत ने अपना शुरू कर लिया, फिर उसके बाद तैलप द्वितीय ने, तैलप सेकंड ने कल्याणी के चालुक्य दोबारा आ गए पिक्चर में, और वेंगी का चालुक्य। तो वेंगी के चालुक्य इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पढ़ने भी नहीं है, ठीक है जी। कहते हैं यहाँ पर मुख्य राजवंश एक शाखा स्थापित की गई जो वेंगी के चालुक्य राजवंश कहलाते थे। पल्लव, और इसका जो वेंगी का चालुक्य का कौन? विष्णुवर्धन, ठीक है जी, ठीक है, विष्णुवर्धन इसका संस्थापक था। पल्लव राज, वो क्या था? पुलकेशिन सेकंड का भाई था, छोटा भाई। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर लगभग 642 ईस्वी पर अधिकार किया था, ठीक है जी। इस बात को याद रखना है कि नरसिंह वर्मन ने जो चालुक्यों की राजधानी वातापी पे कब अधिकार किया था? 642 में। कब? 642 ईस्वी में अधिकार किया था, ये आपने याद रखना है। ये तो प्रमुख राजवंश हो गए। संस्थापक कौन है, अंतिम कौन है, किस किस ने कौन सा महान काम किया और किसकी क्या उपाधियां थी, ये मैंने बता दिया। दरबारी कौन सा था, ये आप कर चुके हैं, और कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ध्यान से पढ़ोगे सारा याद हो जाएगा। थोड़ा सा ये और पढ़ लो, जो इनकी समकालीन यहाँ पे आपको कदम राज्य मिलता है। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन, जो छोटे छोटे राजवंश हुए ना, इनकी संस्थापक पूछ लेते होते, ज्यादा तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मयूर शर्मन थे। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक की उत्तरी और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की। लोकेशन कहाँ पे थी? उत्तरी कर्नाटका में। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केनरा जिला में वैजयंती या वनवासी में स्थापित की थी। तो कदम्बों के बारे में इतना याद रखो। संस्थापक कौन था? मयूर शर्मन। लोकेशन उत्तरी कर्नाटका और राजधानी वनवासी। गंग वंश की सॉरी, गंग वंश के बारे में सुनो। कहते पल्लवों के दूसरे महत्वपूर्ण समकालीन कौन थे? गंग थे, जिन्होंने 4वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण कर्नाटक में अपना शासन स्थापित किया था। उत्तरी कर्नाटका में कदम्ब थे, ये देखो, ये कर्नाटक अपना। उत्तरी कर्नाटका में, नॉर्थ वाले कर्नाटका में कौन? कदम्ब। नीचे वाले में कौन? गंग आपके। कहते ये पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते थे। पश्चिमी गंग या फिर मैसूर के गंग कहलाते थे, पश्चिमी इधर वाली साइड। कहते पल्लवों ने अधिकार कर मुक्त ग्रामदान ब्राह्मणों को दिया, ठीक है जी। ये जो ग्रामदान की जो है प्रथा कंटिन्यू रहती, पल्लवों तक भी मुक्त ग्रामदान ब्राह्मणों को दिए। आरंभिक पल्लवों ने 16 भूमि अनुदान पत्र मिले हैं। आरंभिक पल्लवों के कितने भूमि अनुदान? 16 अभी तक मिल चुके हैं। 4वीं सदी में कलम्भरों के नेतृत्व में हुए विद्रोह का प्रभाव पल्लवों तथा उसके समकालीन पड़ोसियों पे पड़ता है। मतलब कलम्बे भी क्या थी? इनका ही एक शाखा थी, जिसका क्या है, इन्होंने विद्रोह किया था, और इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? पल्लवों पर, और समकालीन जो पड़ोसी हैं उस पर पड़ता है। आगे देखते हैं। हाँ जी, यहाँ शुरू होता है हमारा प्रशासनिक स्थिति। ये एक्चुअली टॉपिक छोटा ही था, इसलिए मैं इकट्ठा ही करवा रही हूँ आपको। प्रशासनिक स्थिति देख लेते हैं। कहते पल्लव, जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, ये वाले पल्लव, इसके बारे में बात करें। इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था, कहते शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा होता था। कौन भाई? राजा। राजा होता था प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी। राजा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किस धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म को मानता था। इन्होंने धर्म महाराज, धीराज और धर्म महाराज जैसी उपाधियां
धारित की थी। ठीक है जी। पल्लव शासकों की के पास अपनी मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी? अपनी मंत्री परिषद। कहते बेकंठ पेरुमल के लेख में नंदीवर्मन के मंत्री परिषद की चर्चा प्राप्त होती है। बेकंठ पेरुमल के लेख में नंदीवर्मन वही है जिसके साथ में राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपनी बेटी की शादी की थी। पल्लव राज्य को विभिन्न प्रांतों में डिवाइड किया गया था। प्रांत को राष्ट्र या मंडल कहते थे। ये प्रांत है इनका, साम्राज्य इनका, ये इसने क्या किया? इसको डिवाइड कर लिया। किसमें? प्रांत में। इसको क्या बोलते हैं? प्रांत को राष्ट्र बोलते हैं। ठीक है जी, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, प्रांत का जो हेड होता था उसको राष्ट्रिक बोलते थे। क्या बोलते थे? राष्ट्रिक। पल्लव कालीन जो प्रमुख अधिकारी है वो देख लेते हैं। राष्ट्रिक कौन था भाई? प्रांत का अधिकारी। देशाधिकृत कौन था? स्थानीय संरक्षक। ग्राम भोजक, गांव से पता लगता है, गांव का मुखिया। सेनापति, सेना का मुखिया। आरक्षाधिकृत, गौल्पिक, सैनिक चौकियों का प्रधान। अंडरलाइन कर लो क्योंकि बाकी नाम से पकड़ लोगे, इसको नाम से नहीं पकड़ पाओगे। तैथ्रिक किसको बोलते थे? तीर्थों तथा या घाटों का सर्वेक्षक। इसको भी अंडरलाइन कर लो। संचरतक किसको बोलते थे? गुप्तचर को। ठीक है जी, गुप्तचर को बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं, धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके बारे में जो पल्लवी हम पढ़ रहे हैं, कहते भक्ति आंदोलन की शुरुआत द्रविड़ भारत से हुई थी। जो आप पढ़ते ना भक्ति आंदोलन, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? द्रविड़ भारत से। द्रविड़ भारत दक्षिण भारत के इलाके को ही बोला जाता है। दक्षिण भारत में मुख्यतः पल्लव व चोल शासकों ने भक्ति आंदोलन को संरक्षण प्रदान किया था। इस आंदोलन के प्रणेता अलवार और नैनार संत थे। अलवार और नैनार संत हुआ करते थे। नैनार और अलवार क्रमश शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित थे। अलवार मतलब वैष्णव और नैनार मतलब शिव से। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, कहते हैं नयनार और अलवार क्रमश शैव और विष्णु धर्म से संबंधित थे। ये आंदोलन ईसा की 6ठी सदी से शुरू होकर 9वीं सदी तक चलते हैं। यानी कि 6 से स्टार्ट होते हैं और 9वीं एडी तक चलते हैं, 9 एडी तक। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। नयनार संत अपर से प्रभावित होकर, मैंने आपको पहले भी बताया, नयनार संत थे जो शिव भगवान को मानते थे। इनसे प्रभावित होकर पल्लव शासक जो महेंद्र वर्मन थे, प्रथम थे, इन्होंने जैन धर्म को त्याग कर शैव धर्म अपना लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पल्लव वंश का कौन सा शासक था जो पहले जैन धर्म को मानता था, बाद में शैव धर्म को माना? क्या बताओगे? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और किसके प्रभाव में आकर? नयनार संत थे अपार, इनके कहने पर। इसके पश्चात शासकों ने भी शैव धर्म को ग्रहण कर लिया। ठीक है जी। और श्री विष्णु जो संस्थापक था पल्लव वंश का, वो विष्णु भगवान को मानता था। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। बाकी सारे फिर भगवान शिव को ही मानने लग देते। आगे देखते आर्किटेक्चर इनका। कहते मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का विकास पल्लव शासकों के शासनकाल में हुआ। इस वास्तुकला के नमूने कांची के महाबलीपुरम, तंजौर आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। पल्लव वंश में बनाए गए मंदिरों में विभिन्न शासकों की अलग अलग शैलियां परिलक्षित होती हैं, देखने को मिलती हैं। कालक्रम के अनुसार इन्हें 4 चरणों महेंद्र वर्मन, मामल, राज सिंह और नंदी वर्मन के वर्गीकृत किया था। मतलब इनके द्वारा जो पल्लव राजवंश के टाइम पे जितने भी मंदिर बने हैं उनको इन्होंने क्या कर लिया? ऐसे डिवाइड कर लिया। महेंद्र वर्मन के टाइम पे जो बने मंदिर एक पार्ट, दूसरा पार्ट मामल के, राज सिंह के और नंदी वर्मन के जो टाइम पे जो बने उसके बारे में। आगे देखते हैं, यहां देखिए महाबलीपुरम के रथ मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे भी लगते हैं और देखने में मतलब काफी आकर्षक हैं ये मंदिर। यहाँ देखते हैं, कहते पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वारा 7वीं सदी में
मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम के एकाश्मक एक पत्थरों से मंदिरों का निर्माण किया, जिन्हें रथ मंदिर कहते हैं। एकाश्मक मतलब ये पूरा का पूरा एक पहाड़ था, इसको तराश कर, एक ही मतलब थी, इसमें कोई जोड़ा नहीं, इसको तराशा गया और एक मंदिर का निर्माण किया गया। एकाश्मिक रथों का निर्माण विशाल शिलाखंडों, शिला मतलब पहाड़ और खंड टुकड़ा को काट कर किया गया, जिन्हें सप्त पैगोड़ा बोलते हैं। सप्त पैगोड़ा भी इन रथ मंदिरों को ही बोला जाता है। आगे देखते हैं, इन मंदिरों का निर्माण बौद्ध विहारों तथा चैत्यों के अनुसार किया गया है। इन मंदिरों की संख्या 8 है। आप बोलोगे मैम 8 संख्या है और बोला सप्त पैगोड़ा जाता है, सप्त का मतलब तो 7 होता है। देखते हैं आगे, जो इस प्रकार है: धर्मराज, भीम, अर्जुन, गणेश, सहदेव, द्रौपदी, पिंडारी और वल्लकुट्टे। इन 8 रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। द्रौपदी का जो रथ मंदिर है वो सबसे छोटा है और 1 मंजिला है, जबकि सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज का है। अब नोट करो यहाँ पे, कहते इन 8 रथों में से द्रौपदी रथ 1 मंजिला और छोटा है, इसलिए बाकी इसको साथ में उसमें काउंट नहीं किया जाता। सप्त पैगोड़ा में द्रौपदी वाला मंदिर इसको काउंट नहीं करते, तो बाकी कितने बच गए? 7 बच गए। तो इस चीज का आपने ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। महाबलीपुरम की स्थापत्य कला, कहते पल्लव की वंश के अंतर्गत महाबलीपुरम में विभिन्न कलाकृतियों का विकास हुआ, जिन्हें सम्मिलित रूप से महाबलीपुरम के स्मारक समूह के रूप में जाना जाता है। कहते इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। महाबलीपुरम के स्मारक समूह के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है: रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया, के शासनकाल में करवाया गया था। चट्टानों को काटकर शैलकृत गुफाओं को बनाया गया, जिनमें वराह गुफा मंदिर, कृष्ण गुफा मंदिर, पंच पांडव गुफा मंदिर और महिषासुर दर्शनी मंडप प्रमुख है। शोर या समुद्र, शोर क्या होता है? समुद्र का तट के किनारे के मंदिर के अंतर्गत कुल 3, 2 छोटा और 1 बड़ा मंदिर है। इसके निकट एक अन्य चट्टान है जिसे कृष्ण वाटर बॉल कहा जाता है। कृष्ण का वाटर बॉल कहा जाता है। तो दिखाती हूँ अभी पिक्चर में, ये पहले ये पढ़ लो फिर आएगी पिक्चर। कहते 2 विशालकाय शिलाखंडों पर अर्जुन की तपस्या या भागीरथ की तपस्या को उकेरा गया है। भागीरथ यानी गंगा वाले शैल चित्र में उनके प्रयासों द्वारा गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की कथा का अंकन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये है आपकी भागीरथी, ठीक है जी। और यहाँ पे अर्जुन द्वारा क्या किया गया है? ये तपस्या की गई, ये दिखाया गया। इसमें क्या चित्र अंकित किया है कि कैसे जो गंगा है, भागीरथी है, स्वर्ग से धरती की ओर आते हुए दिखाया गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये है जी वो वाटर बॉल, जिसे कृष्ण वाटर बॉल बोलते हैं। सोर या समुद्र तट के मंदिर के अंतर्गत कुल 3 छोटा और 1 बड़ा मंदिर है। इसके निकट एक अन्य चट्टान है जिसे कृष्ण का वाटर बॉल कहा जाता है। ये थोड़ा तिरछा खड़ा और गिरती भी नहीं है, मतलब ऐसा है, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये इसको कृष्णा की वाटर बॉल कहा जाता है। आगे देखते हैं, महाबलीपुरम का शोर मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शोर टेम्पल या समुद्र तट के मंदिर का निर्माण, शोर होता है किनारा, समुद्र का किनारा, राजसी शैली में किया गया। इसके अंतर्गत कुल 3 मंदिर बने हैं, जिसमें 2 छोटे हैं और 1 बड़ा है। ये तीनों मंदिर एक ही चबूतरे पर बने हुए हैं। मुख्य मंदिर का गर्भगृह समुद्र की ओर तथा प्रवेश पूर्व की ओर है। अंत सूर्य की किरणें मंदिर में स्थापित मुख्य देवता के ऊपर पड़ती है। मतलब कि जो ये गर्भगृह क्या होता है? जहाँ पे मुख्य देवता या देवी की जो स्टैचू स्थापित किया उसे बोलते हैं, ठीक है जी। और इसका जो मुख किसकी ओर है? समुद्र की ओर है, ठीक है जी, पूर्व की ओर है। प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, जिससे क्या पड़ता है? सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी इसके। और यहाँ पर एक चीज और देखिए, कहते हैं मंदिर की निचली मंजिल वर्गाकार है, जबकि ऊपरी भाग पिरामिड अनुसार, जो आपको दिखाया अभी, एक मिनट देखिए यहाँ पर, जो यहाँ पे है चबूतरे के हिसाब से, नीचे क्या है? चबूतरा आपको, और ऊपर क्या है? पिरामिड। पिरामिड ऐसे बनता है ना, ऐसे करके, ये वाला, इसलिए इसको दिखाया गया है कि इसका नीचे का आकार चबूतरे जैसा है और ऊपर से क्या है? पिरामिड के अनुसार देखने को लगता है।
मंदिर की निचली वर्गाकार है, जबकि ऊपरी भाग पिरामिड है। मुख्य मंदिर में भगवान शिव को समर्पित है, और ये मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के परिसर मतलब इस मंदिर के अंदर ही आपको भगवान विष्णु की अनंत शयन प्रतिमा की स्थापित भी की गई। ये भगवान विष्णु की जो है प्रतिमा आप देख सकते हो, इस शिव मंदिर के अंदर ही बनी हुई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मूर्ति कला की बात कर लेते हैं। कहते पल्लव कालीन मंदिरों में स्थापित मूर्तियों में सजीवता एवं स्वाभाविकता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। इस काल से ही प्रतिमाओं को भंगिमा पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए परंपरा विकसित हुई है कि आभूषणों से देवी देवताओं की मूर्तियों को अलंकृत किया जाने लगा। मतलब यहाँ से शुरुआत होती है, देवी देवताओं की मूर्तियों पर क्या है, साजो सामान जैसे श्रृंगार वाली चीजें पहनाई जाने लगी हैं। नृत्य अभिनय मुद्रा में प्रथम मूर्ति पल्लव काल से ही प्राप्त हुई है। पल्लव कालीन वास्तुकला को प्रथम शैली महेंद्र शैली में निर्मित शैव मंडपों के गर्भगृहों में शिवलिंग तथा वैष्णव मंडकों के गर्भगृह में विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियां देखने, इनके मंदिरों में आपको भगवान विष्णु और शिव का इनकी ही मूर्तियां ज्यादातर आपको देखने को मिलती हैं। इस शैली का विकास कब हुआ? 610 से 640 ईस्वी के दौरान महेंद्र वर्मन प्रथम के समय पे हुआ था। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन मामल के दौरान विकसित वास्तुकला की मामल शैली 640 से 674 के बीच में दो प्रकार के मंदिर मंडप एवं महाबलीपुरम बनाए गए थे। ये मंडप एवं रथ उकेरी गई आकृतियों से अधिकृत अलंकृत हैं। मतलब जो रथ मंदिर है आपने उसके पहिए देखना, उसके जो बनी हुई आसपास की मूर्ति देखना, ये मूर्ति कला इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम में मंदिरों पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया गया, जिसमें मंडप कहा जाता है। जो गुफा है उसको क्या बोलते हैं? मंडप बोलते हैं। मंडपों से अद्भुत मूर्ति शिल्प के दर्शन होते हैं। मंडपों की मुख्य विशेषता स्तंभ है, ठीक है जी, जिन्हें सिंहों के सिर पर स्थित किया गया। सिंह मतलब जिन्हें सिंहों के सिर पे यानी शेर के सिर पे, यानी कि यहाँ पे शेर की मतलब की मूर्ति बनाएगी, उसके ऊपर आपको ये दिखाया गया, पिलर दिखाया गया। 5 पांडव गुफा में पत्थरों पर 2 आकृतियों में गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए एवं गाय को दूते हुए कृष्ण की अंकन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये आपकी विशेषताएं हैं जो आपके महाबलीपुरम के जो आप मंदिर देखते हो उसकी मूर्तियों के। आगे लिटरेचर की बात कर लेते हैं। कहते पल्लव कालीन शासकों की राजसभा में उच्च कोटि के विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। भारवी, दंडीन, इन विद्वानों द्वारा संस्कृत और तमिल भाषाओं में साहित्य की रचना की गई। कौन सी भाषा में? संस्कृत में और तमिल भाषा में। इन राजवंश की राजधानी कांची विद्या का प्रमुख केंद्र थी। ठीक है जी, विद्या का प्रमुख केंद्र क्या थी? कांची थी, जहां एक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। पर्वत पर 10 मंडप बनाए गए हैं, जिनमें आदि वराह मंडप, महर्षि मर्दन मंडप, पंच पांडव, ये पुराना उसका आ गया भाई, ये पाठ सारा का सारा आप पढ़ चुके हो, पहले आ चुका है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर में आपको आगे दिखाते हैं। जो महामल्लपुरम है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो ये आर्किटेक्चर ये आप मंदिर का देख रहे हैं, ये वर्गाकार है सारा इस पे, और जो मंदिर बनाया गया पिरामिड के अनुसार बनाया गया है। ठीक है जी, और यहाँ पे कितने प्रकार के मंदिर है? 3 प्रकार के ये सौर मंदिर बनाए गए हैं, आप देख सकते हो। और इसमें जो सूर्य की रोशनी है सीधा पूरब की तरफ मुख होने के कारण मुख्य जो गर्भगृह में मूर्ति है उसके ऊपर पड़ती है। ये 7 पैगोडा इसको जो बोला जाता है जी, किसको? महामल्लपुरम को। ठीक है जी, यहाँ पे जो मंदिर है स्थापित किए गए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।